जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का इंडिया ई बुक के वीकली करंट अफेयर्स के सेशन नंबर 24 में। इस सेशन में हम लोग 12 जून से लेके 18 जून तक सभी महत्वपूर्ण विषय देखेंगे। इस सेशन का पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। दिस क्लास इज सुइटेबल फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, all state PCS and all other government competitive exams. The sources of this class: The Hindu newspaper, राज्य सभा टीवी जो अब बदल के संसद टीवी हो गया है, AIR, ऑल इंडिया रेडियो, डीडी न्यूज़, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू एट्सेट्रा। तो आज का सभी महत्वपूर्ण विषय एक एक नज़र पे देख लेते हैं। 12 जून से 14 जून तक जो महत्वपूर्ण विषय था 3 दिन का। आज का जो सेशन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सभी करंट अफेयर्स जो है इस सेशन का एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इतना महत्वपूर्ण होगा कि मतलब बहुत सारा चीज़ हुआ है इस हफ्ते में और सभी चीज़ इम्पोर्टेंट है। जैसे पहला टॉपिक जो है एग्रीकल्चरल मिनिस्टर अनबिल्ट एनोकोवैक्स, एक प्रकार का कोविड का वैक्सीन है एनिमल के लिए, इसका नाम है एनोकोवैक्स, जो इंडिया में होम ग्रोन हुआ है, मतलब इंडिजीनियसली डेवलप्ड फास्ट कोविड वैक्सीन जो एनिमल के लिए है। सेकंड टॉपिक 38 इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल स्टार्टेड इन अंडमान सी एंड स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का। मलक्का कहाँ पे है आप लोगों को पता होगा, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया के एंड मलेशिया के बीच का जो छोटा सा स्टेट है जिधर सभी मतलब मालवाही जहाज आता है। चाइना सी को और अंडमान सी को जो कनेक्ट करता है उसको स्टेट ऑफ मलक्का कहा जाता है। हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। एम्बेसडर राहब फतिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो बांग्लादेश के है राहब फतिमा, तो पहली बार किसी वुमेन को इतना बड़ा पोस्ट मिला वो भी बांग्लादेश से। चाइना हैज़ नाउ बिकम द बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ ब्रोकन राइस, मतलब भारत से जो जाता है चावल उसका मतलब सबसे बड़ा इम्पोर्टर अभी चाइना है राइस का। तो इस राइस में मतलब बासमती नॉन बासमती दोनों इंक्लूडेड है। अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर हेडक्वार्टर एट अहमदाबाद। तो जो पहले ही आप लोगों ने इमेज देखा मोदी जी के साथ इन स्पेस करके, यही है ये वाला। NCPCR लॉन्च्ड एन ऐप टू हेल्प इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑन द स्ट्रीट। एक नया प्रकार का ऐप लॉन्च किया है, तो जो इस ऐप का नाम है CISS। CISS एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय NCPCR अंडर बाल स्वराज पोर्टल। ये दोनों जो टॉपिक है एक ही टॉपिक है, 2 दिन का न्यूज़ था, थोड़ा सा चेंज था इसमें, इसलिए मैंने दोनों ही डाल दिया है। दोनों इम्पोर्टेंट है, बाल स्वराज पोर्टल और NCPR का जो ऐप है CISS का, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। 12th WTO मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड फ्रॉम 12 जून टू 15 जून। तो कंडक्ट हो गया है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद ये वाला हुआ है जेनेवा पे, स्विट्जरलैंड पे है जेनेवा। R. Subramania Kumar appointed as MD and CEO of RBL बैंक। RBL बैंक जो कि एक बैंक है, बहुत फेमस प्राइवेट बैंक है, 1943 से इसका ऑपरेशन चला आ रहा है। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली पासेस द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। तो यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत सारा चेंजेस आ रहा है, इसलिए हाल ही में वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका स्टेट असेंबली ने नया वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। आर प्रज्ञानाथा विन्स ग्रुप ए टाइटल इन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। तो आर प्रज्ञानाथा जो चेस प्लेयर है उन्होंने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट ग्रुप ए में का टाइटल जीता है, मतलब वो फास्ट हुए हैं नॉर्वे पे। अगला भी न्यूज़ है आपका चेस से रिलेटेड। राहुल श्रीवास्तव
हैज़ बिकम द इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर। तो भारत का पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे? सभी को पता होगा, आप लोगों को, विश्वनाथन आनंद जी। और ये है हमारा इंडिया का 74th ग्रैंड मास्टर। हरियाणा टॉप्स मेडल टैली एट 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो हरियाणा ने हाल ही में टॉप किया है। इस लिस्ट में से हमारा नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ एक ही टीम था टॉप 10, और मणिपुर टॉप 5 कह सकते हैं। मणिपुर का पोजीशन था 4th। हम लोग पूरा देखेंगे मेडल। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, जो कि 12 जून को सेलिब्रेट किया गया है चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे 13 जून को सेलिब्रेट किया गया है। एल्बिनिज्म वो बीमारी है जिसके प्रकार से मतलब स्किन वाइट हो जाता है। वो एक्चुअली एक डिजीज है और बाल भी सफ़ेद हो जाता है। एक्चुअली इस डिजीज होने से मतलब आई में प्रॉब्लम होता है, स्किन में प्रॉब्लम होता है, हेयर में प्रॉब्लम होता है, और लोग मतलब वाइट कलर का स्किन होने लगता है। तो ये होता है एक्चुअली मेलानाइन करके एक चीज़ है, उसका अगर कम हुआ तो ऐसा होता है। तो मेलानाइन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेलानाइन मतलब जिसके पास शरीर में ज़्यादा होता है, मेलानाइन मतलब ब्लैकिश कलर जो, वो मेलानाइन प्रोवाइड करता है। मेलानाइन ज़्यादा होने से आपका कैंसर से मतलब सेफ मिलता है। अगला टॉपिक है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो कि 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है। टॉपिक है 15 जून से 16 जून तक 2 दिन का। इनमें से बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए, पहला जो हाल ही में आप लोगों ने सुन रखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड अग्निपथ स्कीम टू रिक्रूट अग्निवीर्स इन आर्म्ड फोर्स। तो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है अग्निपथ स्कीम को, जिससे कि अग्निवीर को चुना जाएगा इन आर्म फोर्स। और एक प्रकार का शॉर्ट सर्विस है, 4 साल के लिए अपॉइंटमेंट होगा, और इनमें से मतलब 25% लोगों को जो अग्निवीर से उनको परमानेंट के लिए रखा जाएगा, मतलब उस जॉब में एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा उस डिपार्टमेंट में। आर्म फोर्स मीन्स यहाँ पे जो हमारा भारत का नेवी, भारत का एयरफोर्स एंड भारत का आर्मी, तीनों कवर करता है। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में पूरा देखेंगे। अभी हम सिर्फ हेडिंग देख रहे हैं। फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट अंडर ड्रोन्स रूल 2021 हैज़ बीन अवार्डेड टू, इसका ILO इलोटेक वर्ल्ड एविएशन होना चाहिए था, इलोटेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। लॉर्ड बुद्धास फोर होली कपिलावस्तु इक्लिक्स अराइव्ड इन मंगोलिया, जहाँ जिसका कैपिटल है उलान बतर। वो एक लैंडलॉक कंट्री है, वहाँ पे 11 डे का एग्जीक्यूशन होने वाला है। और इंडिया के तरफ से डिग्नेटरी गए हैं किरण रिजिजू जी, जो अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग्स करते हैं। In May 2021, wholesale price-based inflation hit a new high of 15.88%, owing to increased food and crude oil price. तो ये वाला जो इन्फ्लेशन है, ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नहीं है। जो CPI होता है वो होता है कंज्यूमर वाला, वो अभी 6 पॉइंट समथिंग है, लेकिन ये वाला है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो इसमें बहुत चढ़ाव दिखा हमने, न्यू हाइट टच कर लिया इसने 15.88% का। रोसाटम स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ रशिया प्रोवाइडेड फास्ट बैच ऑफ मोर इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल फॉर कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु पे स्थित है। तो ये वाला जो पावर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट कुंडनकुलम, ये रशिया के सहयोगिता से भारत में बनाया गया, बहुत साल से चल रहा है। भारत में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का जो बेस रखा गया था वो हमारा होमी जहांगीर बाबा ने रखा था 1950 पे। इसके बारे में पूरा हम लोग देखेंगे कैसे काम करता है न्यूक्लियर पावर प्लांट, कितना स्टेज में इंडिया का जो प्रोग्राम है। 3 स्टेज का पावर प्लांट चल रहा है, अभी भारत ने 2nd स्टेज अचीव कर लिया है। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल्स चर्चा करेंगे। CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ गिवन अप्रूवल टू द एक्विजिशन ऑफ एंटायर शेयर होल्डिंग्स इन एयर एशिया इंडिया बाय एयर इंडिया लिमिटेड।
तो आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे सीसीआई क्या है। सीसीआई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक प्रकार का बॉडी होता है जो कि कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा बनाया गया है। एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। इस बॉडी का काम है, आपका स्टेट्यूटरी मतलब किसी विधि के द्वारा जो बॉडी बनाया जाता है, इसका काम है कि कंपटीशन रिलेटेड कुछ एब्यूज़ हो रहा है क्या, कुछ डोमिनेंस ऑफ पावर चल रहा है क्या, उसको ध्यान रखना। कोई मतलब कंपटीशन के फील्ड में कुछ इलीगल हुआ तो इसको कंट्रोल करना इसका काम है। तभी मतलब इसने इसका अप्रूवल क्यों चाहिए, मतलब एयर एशिया को। एयर एशिया इंडिया जो है वो एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर था और अभी हाल ही में इसको एयर इंडिया के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा है। एयर इंडिया जो कि टाटा का ही एक सब्सिडियरी है, तो उसके द्वारा पूरा टेक ओवर किया जा रहा है। और एयर एशिया में भी टाटा का शेयर था, टाटा का ही जॉइंट वेंचर था। तो अभी एयर एशिया इंडिया का अप्रूवल जो है, सीसीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि इस एक्विजिशन में कोई मतलब कंपटीशन को मतलब डोमिनेंस नहीं है, मतलब कोई मतलब कंपटीशन को इफेक्ट नहीं करेगा ऐसा ट्रांजेक्शन। ऐसा अप्रूवल लेना पड़ता है अगर मतलब कंप्लीट एक्विजिशन मतलब क्या है, अभी पूरा जो एयर एशिया इंडिया है उसका पूरा शेयर टाटा मतलब एयर इंडिया टेकअप कर लेगा। तो टेकअप करने से दोनों मर्ज हो जाएंगे, एक कंपनी हो जाएंगे। इससे मतलब कंपटीशन में इफेक्ट कर सकता है, इसलिए कंपटीशन को मतलब इफेक्ट करने के लिए क्या ऐसा ऐसा मतलब मर्जर हो रहा है। मर्जर मतलब दो कंपनी को मिलना। तो जो मतलब कॉमर्स के स्टूडेंट है उन लोगों को पता होगा एमलगमेशन मर्जर, वो लोग अच्छे से समझेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, तो हम डिटेल्स में इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एज पर यूनाइटेड नेशंस ट्राइबल क्लैशेस इन डार्फर, जहाँ सूडान पे है डार्फर, वहाँ पे 100 पीपल का हत्या हुआ है इन 1 वीक। कैबिनेट अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया फॉर टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सर्विस जो है इनिशिएटिव, वाटर सर्विस इनिशिएटिव, उसके लिए सिग्नेचर हुआ है। दोनों मिलकर वाटर का कैसे कंजर्वेशन करना है उसके बारे में लिखेंगे, मतलब काम करेंगे। फर्स्ट सर्विस ऑफ थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम कॉम्बेटर नॉर्थ टू साईनगर सिद्धि। तो कॉम्बेटर से आपका कॉम्बेटर कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। कॉम्बेटर से कहाँ पे जाएगा, सिद्धि, साईनगर सिद्धि महाराष्ट्र पे है। सिद्धि साई बाबा का मंदिर है वहाँ पे। तो ये एक प्राइवेट ट्रेन है, साउथ स्टार भी कहते हैं इसको। इसका फर्स्ट सर्विस शुरू हो गया है, भारत गौरव ट्रेन इसके इस प्रोजेक्ट के अंदर में आता है, इस थीम के अंदर। मेमोरेंडम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति organizes national workshop on Dam Safety Act 2021 on 16 जून 2022। तो दाम शक्ति के तरफ से, जो जल शक्ति के तरफ से दाम सेफ्टी के ऊपर एक वर्कशॉप होने वाला है। और इस टॉपिक के रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि और कितना कितने इम्पोर्टेंट डैम्स हैं इंडिया पे, तो सभी डैम हम देखेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में। अभी इंडिया में लगभग 40% एरिया में फ्लड चल रहा है, तो 40% नहीं होगा, फिर भी बहुत सारे एरिया में बहुत सारा बरसात हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट में तो पूरा फ्लड है चारों तरफ। पीएम मोदी टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ 200 years of Mumbai Samachar on 14 June 2022. Lake Sawa of Iraq dries due to water crisis। जो इराक का एक लेक है सवा, वो ड्राई हो गया है, वाटर नहीं होने से, पानी के बिना मतलब ड्राई तो होगा। APEDA organizes 8-day long मैंगो फेस्टिवल इन बहरीन। बहरीन एक मिडिल ईस्टर्न कंट्री है, बहुत छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत प्रभावशाली है, बहुत मतलब सामर्थ्यवान कंट्री कह सकते हैं आप। वहाँ पे चल रहा है मैंगो फेस्टिवल, जो कि हाल ही में शुरुआत हो गया है, अभी ख़त्म होने का टाइम आ गया है। 20 जून ख़त्म हो जाएगा। अगला जो विषय है 17 जून एंड 18 जून के, ऑल इंडिया रेडियो हैज़ बीन वोटेड द मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ट्रस्टेड है ऑल इंडिया रेडियो। एक्चुअली न्यूज़पेपर का एक एनालिसिस रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर कौन सा कितना पोजीशन, तो भारत में पहला जो स्थान है वो एक्चुअली
हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया को ही मिला है। उसके बाद दूसरा स्थान जो है वो ऑल इंडिया रेडियो है। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया तो डिजिटल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं है। टाइम्स ऑफ मीडिया तो पेपर मीडिया है, तो इसलिए जो न्यूज़पेपर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया इलेक्ट्रॉनिक भी है उन लोगों का। तो उसके बाद हम सेकंड पोजीशन में है ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद थर्ड पोजीशन में और कुछ है, हम लोग चार्ट में देखेंगे। और फोर्थ पोजीशन में है हमारा डीडी न्यूज़, बहुत ट्रस्ट के मामले में ये रिपोर्ट आता है। तो पूरे डिटेल्स में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स। 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए, खरीफ सीजन में जो खरीफ क्रॉप्स होता है उसका एमएसपी का नया मूल्य निर्धारण किया है गवर्नमेंट ने। इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल उन्मेष इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट द हिस्टोरिक गेयटी थिएटर इन शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा जो लिटरेसी फेस्टिवल है उन्मेष, वो शुरू हुआ है। साइंटिस्ट हैव न्यूली डेवलप्ड अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म्स, जो कि गुवाहाटी के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया है। गुवाहाटी का साइंटिस्ट मतलब गुवाहाटी में स्थित जो इंस्टीट्यूट है उसका साइंटिस्ट। रशिया हैज़ बिकम इंडिया सेकंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल। अभी रशिया सेकंड हो गया है, मतलब ऑयल के मामले में भारत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट करता है रशिया से। चाइना ब्लॉक्स यूएस इंडिया जॉइंट रिजोल्यूशन टू डिक्लेयर पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट अब्दुल रहमान मक्की एज ग्लोबल टेररिस्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत और अमेरिका ने मिलकर एक जॉइंट रिजोल्यूशन पास किया था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पे टू डिक्लेयर Abdul Rahman Makki as global terrorist, but they failed. China makes veto. China uses again veto to save the Pakistan-based terrorist Abdul Rahman Makki. तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, गुजरात हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत। तो भारत में पहले बालिका पंचायत शुरू हुआ है गुजरात राज्य में। गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फ्रॉम 21 to 23। तो बहुत सारा वायलेंस के बाद अभी गवर्नमेंट ने फिर से कुछ चेंजेस किया है। प्रेस रिलीज करके गवर्नमेंट ने अमित शाह जी के द्वारा यह बात बोला गया है कि 21 से अभी जो 17.5 ईयर्स से लेकर 21 था एज लिमिट, अभी इस 21 को 23 कर दिया गया है। और भी बहुत सारा अनाउंसमेंट आया है। इतना बड़ा वायलेंस हुआ है, इसके लिए वायलेंस के रिएक्शन में तो और भी अनाउंसमेंट में से एक है, जैसे कि जो अग्निवीर से उनका मतलब रिजर्वेशन का बात है। रिजर्वेशन रहेगा सीएपीएफ जो होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उनमें 10% सीएपीएफ में रिजर्वेशन रहेगा। और उसके साथ साथ हमारा असम के चीफ मिनिस्टर जो है हेमंत बिश्व शर्मा जी, उन्होंने भी अनाउंसमेंट किया है कि असम राइफल्स जो है उसमें भी 10% रिजर्वेशन रहेगा, लेकिन उसमें सिर्फ असम का जो अग्निवीर होंगे, असम का डोमिसाइल अग्निवीर होंगे, उनको ही मिलेगा। तो लास्ट टॉपिक है इस हफ्ते का, इंडिया रैंक्ड थर्ड ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशन। मतलब हर साल में जो पावर रिन्यूएबल पावर एनर्जी मतलब एडिशन होता है, तो भारत इस साल मतलब थर्ड पोजीशन में है। पहला स्थान है चाइना का, उसके बाद है यूएसए का, फिर भारत का। हम लोग पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग एक एक करके सभी विषय के और बढ़ते हैं। तो हमारा पहला जो विषय है, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के द्वारा एनोवेक्स का रिलीज। तो एनोवेक्स एक कोविड-19 का वैक्सीन है और वो एनिमल के लिए यूज़ किया जाएगा। ये सुइटेबल है डॉग्स के लिए, लायंस के लिए, लियोपार्ड्स, माइस, रैबिट्स के लिए। और इसको मतलब बनाया गया है, मतलब ये दोनों मतलब बहुत डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगा। और इसको बनाया है हमारा हरियाणा बेस्ड कंपनी ICAR, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विनस। और एक वैक्सीन है जो घोड़े के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा सुर्रा एलिसा किट कहते हैं। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं।
38 जो इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इन इंडो कॉर्पेट कहा जाता है इसको, ये वाला का शुरुआत हो गया है। इंडोनेशियन नेवी और भारत के नेवी के साथ एक्चुअली नेवी का एक्सरसाइज है। 38 इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया इंडो कॉर्पेट कहा जाता है इसको। तो ये वाला काप 13 जून इसका शुरुआत हो गया है। अंडमान सी एंड स्टेट ऑफ मलक्का में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और भारत के तरफ से नेवी और अंडमान के नेवी दोनों मिलके करेंगे। और मतलब पोर्ट ब्लेयर से शुरू किया गया है, जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान का कैपिटल। तो हम लोग देखते हैं मलक्का कहाँ पे स्थित है। मैप में देखने से आप लोगों को अच्छा होगा, समझ जाएंगे। ये देखिए स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ पे है लोकेशन मलक्का का। ये देखिए स्टेट ऑफ मलक्का। जो ये देखिए आप, यहाँ पे है ईस्ट चाइना सी जो है, साउथ चाइना सी कहते हैं इसको। और जब चाइना से मतलब माल आता है कुछ भी जहाज, तो इधर आके जहाज मलक्का होके अंडमान होके इधर निकलता है। ठीक है, ये देखिए पास में जो मैप है इसमें मार्क किया गया है। तो जो स्टेट ऑफ मलक्का है ये दो समंदर को जोड़ता है, साउथ चाइना सी एंड अंडमान सी। जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। और दो लैंड जो दो लैंड को मतलब अलग करता है वो है, एक है मलेशिया कह सकते हैं, साथ में यहाँ पे सिंगापुर भी है छोटा सा। यहाँ पे देखिए सिंगापुर मलेशिया के साथ साथ, ये देखिए मलेशिया का कुआलालंपुर कैपिटल मलेशिया। और इधर ये जो है सुमात्रा, ये सुमात्रा है इंडोनेशिया का पार्ट। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा आइलैंड है सुमात्रा और इसमें 27 जो आग्नेयगिरी कहते हैं वो है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। जो फातिमा है बांग्लादेश का, राहत फातिमा, उनको अपॉइंट किया गया है अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑन 9 जून 2022। तो ये इतना बड़ा सम्मान पहली बार मिला है। वो मतलब जो रटारे थे जमाइका का, उनके जगह पे आएंगे। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन डिप्लोमेट फ्रॉम बांग्लादेश टू अपॉइंट टू दिस पोस्ट। पहली बांग्लादेश की वुमेन है। शी बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल ऑफ बांग्लादेश अंडर द यूनाइटेड नेशंस सिस्टम। China has now become the biggest importer of Indian broken rice. तो टॉप बायर बन गया है चाइना भारत का जो ब्रोकन राइस है उसको इंपोर्ट करने में। तो इसमें ब्रोकन राइस जो होता है इसमें मतलब आपका बासमती नॉन बासमती दोनों कवर करता है। तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट है इस साल मतलब ब्रोकन राइस का मतलब इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होता है ब्रोकन राइस 38.64 लाख मेट्रिक टन। वो 83 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, जिसमें से मतलब मैक्सिमम मतलब 15.76 लाख मेट्रिक टन वो अकेला चाइना ही प्रोक्योर कर लिया है। तो चाइना सबसे बड़ा इंपोर्टर रहा है इंडिया का ब्रोकन राइस का। हमारा अगला विषय है इन स्पेस। नरेंद्र मोदी ने जो इनॉग्रेशन किया है, इन स्पेस का मतलब है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। इसका हेडक्वार्टर का इनॉग्रेशन हुआ है पीएम मोदी जी के द्वारा इन अहमदाबाद। अहमदाबाद पहले गुजरात का कैपिटल ही था, उसके बाद चेंज करके गांधीनगर किया गया। तो इन स्पेस है एक नॉन गवर्नमेंट प्राइवेट एंटिटीज टू यूज फैसिलिटीज of the Department of Space. It will also ensure more participation of private players in the space sector. तो हाल ही में भारत का ज़रूरत भी है स्पेस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए प्राइवेटाइजेशन का, इसलिए ही भारत के गवर्नमेंट की तरफ से ये वाला कदम उठाया गया है। NCPCR लॉन्च्ड ने एक ऐप लॉन्च किया है जो कि स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन है उन लोगों के लिए। तो वो NCPCR है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो उसका जो ऐप है उसका नाम है CISS। तो बाल स्वराज पोर्टल के अंडर लॉन्च किया गया है। ये एक प्रोग्राम है, मतलब एक हेल्प करेगा रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में चिल्ड्रन जो है स्ट्रीट में।
तो इसलिए इसका नाम रखा गया है CISS, चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस। तो अगला जो न्यूज़ है इससे रिलेटेड ही है, NCPCR का, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन। यह कब शुरुआत हुआ था वही सेम ही न्यूज़ है। कब, NCPCR के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इट वाज सेट अप इन मार्च 2007। ए स्टेट्यूटरी बॉडी, मतलब कानून के द्वारा, विधि के द्वारा ही बनाया गया है। इट कॉन्सिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स, एटलीस्ट 2 मेंबर्स आर वुमेन। चेयरपर्सन जो है अभी का वो है प्रियंका कानूनगो। हमारा अगला विषय 12 WTO मिनिस्टरल कॉन्फ्रेंस, जो कि 12 जून से 15 जून तक हुआ है जेनेवा पे। इंडिया के तरफ से डेलीगेशन में लीड किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने। और इस जो जेनेवा में जो होस्ट हुआ स्विट्जरलैंड में, इसका जो को होस्टेड कंट्री था वो था कजाकिस्तान। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में इंपॉर्टेंट है। WTO के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। WTO में 164 मेंबर है और ये पूरा दुनिया का रूल्स वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO। तो वर्ल्ड का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है उसके ऊपर रूल बनाता है, और उसके अंदर कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट हुआ किस कंट्रीज के बीच में तो उसको रिजॉल्व करता है। तो इंडिया WTO का मेंबर बना 1 जनवरी 1995 में, एंड ए मेंबर ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ, जो गेट था पहले, तो गेट का मेंबर बना सिंस जुलाई 8 1948 से। मतलब इंडिपेंडेंस होने के बाद ही इंडिया गेट का मेंबर था। पहले WTO नहीं था, पहले गेट था, उसके बाद WTO बनाया गया है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। आर सुब्रमण्य कुमार अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक। मैंने आप लोग पहले ही बताया, RBL बैंक एक बैंक है जो मतलब प्राइवेट बैंक है, मुंबई बेस्ड है। वो इसका पहला जो नाम था वो था रत्नाकर बैंक। वो अगस्त 1943 में फॉर्म हुआ है ये वाला बैंक। और अभी जो अपॉइंटमेंट हुआ है आर सुब्रमण्य कुमार, उनका 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ है एज ए MD एंड CEO। अगला विषय, वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनिवर्सिटी लॉस अमेंडमेंट बिल पास कर दिया है। हाल ही में आप लोगों ने सुना है यूनिवर्सिटी के लिए नया नया रेगुलेशन आने वाला है, इसलिए ऐसा कदम हाउस स्टेट के द्वारा उठाया जा रहा है। द बिल पास्ड विद ए वोट ऑफ 294 मेंबर्स असेंबली, वेयर 182 members voted in favor of the law and 40 against it. The bill was introduced by the State Education Minister of West Bengal. वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली एक यूनिकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडी है वेस्ट बंगाल स्टेट का। इसमें 294 मेंबर स्टेट है, मतलब 294 MLA हैं। और स्पीकर ऑफ वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली है विमान बनर्जी। तो यूनिकैमरल मतलब यहाँ पे एक ही सदन, मतलब सिर्फ राज्य, मतलब आपका जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। मतलब जो स्टेट में, किसी किसी स्टेट में, इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट में है आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर, लेकिन बाकी सभी स्टेट में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। तो इतना बाइकैमरल जो है उस 6 स्टेटों का मैं नाम बोलता हूँ, आप लोगों को नोट कर लीजिएगा। बाइकैमरल है आपका, इधर मिलेगा आपको, जोड़ा जोड़ा में याद रखिएगा। तो पहले है आपका UP एंड बिहार एक ही पास, उसके बाद आपका महाराष्ट्र एंड कर्नाटका एक ही पास, उसके बाद आपका है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो 6 स्टेट हुआ है, इन 6 स्टेटों का ही सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और बाकी सभी स्टेट का सिर्फ एक ही सदन होता है। जैसे कि हमारा इंडिया का स्ट्रक्चर में लोकसभा राज्यसभा है ना, ऐसे ही मतलब स्टेट में भी लोकसभा राज्यसभा वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब लोकसभा राज्यसभा मत बोलिएगा आप, वो अलग नाम है, लेकिन वही वाला कॉन्सेप्ट ही है। 2 सदन रहता है, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो ऐसा सिर्फ 6 राज्य में ही है भारत का। तो अगला विषय, आर प्रज्ञानाथा विंस ग्रुप ए टाइटल इन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट। नॉर्वे कहाँ पे है? लोकेटेड, यूरोप में लोकेटेड है, और नॉर्वे का कैपिटल है आपका ओस्लो। ओस्लो से दिया जाता है जो नोबेल प्राइज, पीस का नोबेल प्राइज सिर्फ दिया जाता है, सभी चीज़ का नहीं दिया जाता है। बाकी सभी नोबेल प्राइज स्वीडन का कैपिटल स्टॉकहोम से दिया जाता है। सिर्फ पीस, नोबेल पीस प्राइज जो है वो ओस्लो से दिया जाता है। ओस्लो
नॉर्वे का कैपिटल है। तो रिसेंटली आर प्रज्ञानाथा ने वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर को डिफीट किया है। वर्ल्ड नंबर 1 थे मैग्नस कार्लसन। हमारा अगला विषय है वही चेस से लेके राहुल श्रीवास्तव 74th ग्रैंड मास्टर है, जो इटली में जो प्रोग्राम हुआ था फेस्टिवल, चेस फेस्टिवल, उसमें जीते हैं और तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। और हमारा जो 73rd ग्रैंड मास्टर है वो है भारत सुब्रमण्यम। तो ये 14 ईयर के बच्चे हैं, 73rd जो चेस ग्रैंड मास्टर है। और पहला ग्रैंड मास्टर तो आप सभी को पता होगा, द लेजेंडरी विश्वनाथन आनंद इज द इंडियाज फर्स्ट ग्रैंड मास्टर। ही विल बी ग्रैंड मास्टर इन 1988। हाल ही में हरियाणा के द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। हरियाणा ने टॉप पोजीशन में थे विथ 52 गोल्ड्स, 39 सिल्वर्स एंड 46 ब्रॉन्ज मेडल्स, टोटल 137 मेडल्स। सेकंड पोजीशन is taken by Maharashtra, third position Karnataka, fourth position Manipur, the only country from northeast, only state from northeast who is in the top 5, and the forward on other states like Kerala, Delhi, Tamil Nadu and so on. तो जो खेलो इंडिया का यूथ गेम्स हुआ ये वाला 2021 अभी हाल ही में ही हुआ है, लेकिन ये 2021 वाला ये एडिशन है। तो इसका हुआ था होस्ट जो स्टेट था वो था हरियाणा में ही हुआ है। होस्ट स्टेट में ही पहला पोजीशन रख लिया है। हमारा अगला विषय जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर क्या होता है? जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को, पढ़ाई के उम्र वाले लोगों को मतलब काम पे लगा देते हैं, तो इसको मतलब एबोलिश करना है। तो इसके लिए इंडिया में कानून भी है। तो इसके लिए मतलब इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO, ये पूरा वर्ल्ड का चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में ध्यान रखता है। और ये जो आपका चाइल्ड लेबर अगेंस्ट वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है, ये ILO के द्वारा पूरा वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का जो ऑब्जर्वेशन है, दिस ईयर वीक ऑफ एक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 3 जून से 12 जून तक होगा ये वाला। इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे मेड टू शाइन। तो ये वाला जो एल्बिनिज्म जो बीमारी है, आप लोग इमेज में देखिए, ऐसा तो आदमी आप लोगों ने देखे ही होंगे, क्या बताओ। तो ये जो होता है डिजीज़, ये डिजीज़ मेलानिन के अभाव में होता है। तो इस मेलानिन नहीं होने से मतलब ऐसे डिजीज़ होता है। और मेलानिन मतलब बहुत इफ़ेक्टिव है, आप कैंसर के जान से भी आप लोगों को प्रोटेक्ट करता है। जितना ज़्यादा मेलानिन होगा आपके शरीर में, तो कैंसर से आपका मतलब बचाव उतना अच्छा होगा। तो इसके मतलब होने से क्या होता है, एल्बिनिज्म होने से मतलब वो आपका स्किन, उसके बाद आई, हेयर, उनमें इफ़ेक्ट करता है। और कभी कभी तो आई में भी मतलब पूरा विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाता है, पूरा मतलब अंधा कर देता है। अगला विषय वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, हाल ही में जो कि 14 जून को सेलिब्रेट किया गया है। तो उसके बाद अभी बहुत कंट्रोवर्शियल पब्लिक वायलेंस चल रहा है, पॉलिटिकल वायलेंस कह सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेके बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है इंडिया में बहुत सारे जगह पे। अग्निपथ स्कीम इज़ फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म फोर्स। तो इनमें जिस यूथ को लिया जाएगा उनको अग्निवीर कहा जाता है। और अग्निवीर लोगों को एक अट्रैक्टिव पैकेज दिया गया है। और इनमें से जो अग्निवीर होंगे, इनके 25% लोगों को मतलब एब्जॉर्ब किया जाएगा, स्टेट मतलब उस जॉब में ही एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा, परमानेंट कर दिया जाएगा। और बाकी के लोगों के लिए भी और भी अट्रैक्टिव पॉलिसी है, जैसे कि उन लोगों को वन टाइम सेवा निधि करके एक बेनिफिट दिया जाएगा रिटायरमेंट के टाइम पे। 11.71 लाख लगभग रकम मिलेगा उन लोगों को। और भी मतलब ग्रेजुइटी नहीं मिलेगा, लेकिन उनका जो सेवा निधि है वो मतलब नॉन टैक्सेबल है। और एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स था, लेकिन वो जो प्रोटेस्ट हुआ उसके बाद उसको भी गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया है। और बहुत सारा अनाउंसमेंट भी आया है इसके रिगार्डिंग। आपका
जो एज लिमिट भी बढ़ाया है 21 से 23 किया। उसके बाद आपका एब्जॉर्ब जो CAPF है उसमें 10% रिजर्वेशन की भी बात बोली गई है। और उनके लिए जो एजुकेशन के लिए उनका बैचलर डिग्री के लिए मतलब ऐसा कोर्स डिजाइन किया जाएगा कि उन लोगों को मतलब 50% क्रेडिट आपको जॉब के लिए मिल जाएगा और बाकी 50% क्रेडिट वो लोगों को लिख के करना है, मतलब खुद करना है, कंप्लीट करना है। First type certificate under drone rules 2021 has been awarded to Gurugram based company Ilotech वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड। तो ये क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट जैसा ही है, टाइप सर्टिफिकेट कहते हैं TC। तो पहली बार इशू किया गया है भारत में क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी लगे हुए हैं उनको किया जाता है। तो ये देखिए इमेज में यूनियन CBL एविएशन मिनिस्टर जो है हमारा सिंधिया जी, उनके द्वारा हुआ है। इंडिया फर्स्ट टाइप सर्टिफिकेट ड्रोन अंडर ड्रोन रूल्स प्रोवाइड किया गया है ILO टेक वर्ल्ड एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को। लॉर्ड बुद्धा's 4 holy Kapilavastu recluse arrived in Mongolia for an 11-day exhibition. Sri Kiran Rijiju started that bringing of relics from India to Mongolia. तो लेके गए हैं किरण रिजिजू जो कि अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी गिफ्टेड द मेजर बुद्ध स्टैचू in the Gandhan monastery in 2015 to the people of Mongolia and it was installed in 2018. मंगोलिया कहाँ पे है? एक लैंडलॉक कंट्री है आपका। मंगोलिया के नॉर्थ पे है रशिया और मंगोलिया के साउथ पे है चाइना और साउथ के बीच में एक छोटा सा बफर कंट्री कह सकते हैं मंगोलिया। उसका कैपिटल है उलान बातर। और मंगोलिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वह है और कौन रिवर। मंगोलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ एटर्नल ब्लू स्काई या लैंड ऑफ द हॉर्स। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव में ये भी याद रखिएगा आप लोग। इन मई 2021 होलसेल प्राइस बेस्ड इन्फ्लेशन जो कि सबसे ऊंचा चला गया है 15.88%। तो कितना कहाँ पे मतलब किस फैक्टर में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा है होलसेल प्राइस का हम लोग देखते हैं। वेजिटेबल में 56.36%, व्हीट में 10.55%, एग मीट और फिश में 7.78, फ्यूल एंड पावर बास्केट में 40.62, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर 10.11, ऑयल सीड्स के अंदर 7.08, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में सबसे ज़्यादा 79.50%। तो ओवरऑल 15.88% हुआ है जो कि अप्रैल महीने में 15.08% था और पिछले साल मई महीने में आपका 13.11% था। तभी इस बार जो मई महीने में 15.88 कहा 13 पॉइंट से देखिए इस ग्राफ में 13.11 जो पिछले साल था मई महीने में मई 2021, अभी मई 2022 में 15.88% हुआ है। और नीचे देखिए एक ही साथ आप लोगों के लिए ये वाला इमेज डाला है। नीचे दिया हुआ है कंज्यूमर प्राइस वाला इन्फ्लेशन। कंज्यूमर प्राइस वाला जो इन्फ्लेशन है वो हम पिछले मई 2021 पे था 6.3%, अभी मई 2020 पे है 7.04%। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट चार्ट है आप लोगों के लिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। रोसाटम स्टेट कॉरपोरेशन ऑफ रशिया ने जो कि फर्स्ट बैच ऑफ मोर इफिशिएंट न्यूक्लियर फ्यूल कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को भेज दिया है। तो देखिए कुंडनकुलम पावर प्लांट जो है ये रशिया ने ही डेवलप किया है। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल एक तरह का फ्यूल होता है जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ किया जाता है और एग्जाम्पल है इसका यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 239 जो बॉम्ब बनाने में भी यूज़ होता है।
और इलेक्ट्रिसिटी भी बनाने के लिए यूज़ होता है। ये जो कुंडनकुलम प्लांट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये वाला यूज़ किया जाता है। तो कुंडनकुलम रशिया के द्वारा ही बनाया गया था, सहयोगिता में भारत में बनाया गया था। तो कैसे इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का मतलब काम कैसा करता है, 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का। इसमें यह वाला फॉर्मुलेटेड हुआ था होमी भाभा के द्वारा इन 1950। तो स्टेज 1 जो होता है, ये देखिए इमेज में दिया हुआ है। तो स्टेज 1 में आपका नाम है स्टेज 1 का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसमें इनपुट होता है यूरेनियम और साथ में इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। और इसमें आपका जो मॉडरेटर लगता है या कूलेंट लगता है वो हैवी वाटर यूज़ किया जाता है। हैवी वाटर मतलब आपका वो वाला वाटर, या पीएचडी के लिए आप अगर साइंस से बिलोंग्स करते हैं तो आपको पता होगा D2O, इसको हैवी वाटर कहते हैं। और ऐसे वाटर को हम H2O कहते हैं, तो पता होगा आप लोगों को। तो इसमें D2O यूज़ किया जाता है आपका, ये वाला नहीं, D2O ये वाला यूज़ किया जाता है आपका मॉडरेटर एंड कूलेंट के लिए। पहला जो रिएक्टर है स्टेज 1 प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स पे। तो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में मैं इतना ही बताऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है। उसमें आउटपुट आता है आपका प्लूटोनियम। उसके बाद जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज को कहा जाता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इसमें आपका प्लूटोनियम यूज़ होता है या यूरेनियम जो मिक्स्ड ऑक्साइड, ये दोनों इनपुट किया जाता है और इसका आउटपुट होता है यूरेनियम 233। वो एक प्रकार का मतलब एनरिचमेंट प्रोसेस है यूरेनियम का। तो इसमें यूरेनियम 233 निकलता है। तो भारत इस स्टेज में, इंडिया इस स्टेज में है अभी, सेकेंड स्टेज में। उसके बाद जो स्टेज है वो बहुत एडवांस स्टेज है, वो है थोरियम बेस्ड रिएक्टर कहते हैं इसको। तो इसमें इनपुट होता है थोरियम एंड यूरेनियम 233। जो यूरेनियम आपको यहाँ से मिला वो यूरेनियम आप उधर डाल दीजिए, तभी आउटपुट मिलेगा आपका एनर्जी। ठीक है, ये देखिए इस इमेज को आप फिर से एक बार देखिए। ये वाला इधर निकला आपका प्लूटोनियम, ये वाला जो प्लूटोनियम है आप इधर यूरेनियम 233 इधर डालिए, डाल दिए तो आपका निकलेगा एनर्जी। हो गया 3 स्टेज। तो भारत का अभी स्टेटस है सेकेंड स्टेज कम्प्लीटेड। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। ये एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव में लिए इम्पोर्टेंट है। और पहला जो स्टेज है इसमें जो यूज़ किया जाता है हैवी वाटर D2O, बहुत मॉडरेटर एंड कूलेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्ज़ाम में आता है। और उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई मॉडरेटर नहीं लगता है। ये देखिए कोई मॉडरेटर, नो मॉडरेटर यूज्ड इन दिस लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज कूलेंट। तो कूलेंट के लिए, कूलेंट वो चीज़ होता है ठंडा करने के लिए लगता है। और बाइक में होता है ना बहुत सारा, अभी भी KTM ड्यूक है उसमें कूलेंट यूज़ होता है, गाड़ी में कूलेंट यूज़ होता है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। कंपटीशन कमीशन का वाला विषय जो एयर इंडिया ने टेक ओवर कर लिया है एयर एशिया को, इसका मंजूरी मिल गया है। टेक ओवर नहीं किया अभी तक, तो CCI ने मंजूरी दे दिया है कि कोई मतलब यहाँ पे कंपटीशन इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो CCI क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो 2003 में बना है, एक स्टेट्यूटरी बॉडी है। कंपटीशन एक्ट 2002 के द्वारा गवर्न किया जाता है। करंट चेयरपर्सन है इसका अशोक कुमार गुप्ता। तो इसके बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है। तो क्यों ऐसा हुआ है, अप्रूवल क्यों चाहिए, मतलब ऐसे होने से 2 कंपनी मार्ज हो रहे हैं, इसलिए मतलब कंपटीशन कमीशन को आना ही पड़ेगा। तो 2 कंपनी मार्ज होने से पकड़िए हमारा यहाँ पे अभी मतलब 2 कंपनी है, कुछ एक चीज़ बना रहा है, ये दोनों मार्ज हो जाए तो बीच में आज जो कंपटीशन था वो खत्म हो जाएगा। कंपटीशन खत्म होने से मतलब वो एक कंपनी हो जाए तो मतलब प्राइस ज़्यादा कर देंगे, कंज्यूमर का बेनिफिट कम होगा। तो अगर 2 कंपनी 3 कंपनी ज़्यादा कंपनी रहे तो अच्छा है। एक कंपनी होने से मोनोपोली क्रिएट हो जाएगा मार्केट में और कंज्यूमर के ऊपर मतलब बर्डन ज़्यादा आ जाएगा। एक कंपनी होने से वो लोग प्राइस मतलब ज़्यादा कर देंगे। मैं एक बात आप लोगों को बताता हूँ इसका एग्जांपल। एक बार क्या हुआ यूके में, मतलब दो डिटर्जेंट का कंपनी था। तो 2 डिटर्जेंट के कंपनी ने मतलब वो सर्फ जो होता है सर्फ एक्सेल, तो उन दोनों ने मतलब छुपके छुपके अंदर ही अंदर एग्रीमेंट कर लिया बीच। और प्राइस मतलब वो लोग मतलब प्राइस बढ़ाते गए ऐसे चल रहा था।
तो दोनों कंपनी मतलब वो एक साथ एक एग्रीमेंट में आ गए, ये भी इलीगल है। उसके बाद इंडिया में भी ऐसा हुआ था एक टाइम में, सीमेंट इंडस्ट्री में हर महीना सीमेंट का दाम 5 रुपये से 15 रुपये बढ़ता था, बढ़ रहा था। तो ऐसा चल रहा था बहुत टाइम। उसके बाद कंपटीशन कमीशन को पता चला, उन्होंने इंटरफेयर किया, फिर जाके सब कुछ ठीक हुआ था। हमारा अगला विषय ये साउथ सूडान और सूडान। तो सूडान का जो डार्फर रीजन है, डार्फर रीजन वेस्टर्न सूडान पे लोकेटेड है। सूडान मतलब ऊपर वाला सूडान, सूडान से ही नीचे वाला जो साउथ सूडान है, ये वाला टूट के बना है। तो ऊपर वाला सूडान में डार्फर रीजन है, यहाँ पे मतलब एक क्लैश हुआ है, तो ट्राइबल क्लैश कह सकते हैं। 100 पीपल से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे हत्या हुआ है। वो एक्चुअली वो वाला कॉन्सेप्ट जो है, लड़ाई जो है, वो मिडिल ईस्ट से आया है। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो आपके लिए जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में सूडान का कैपिटल है खार्तूम, और सूडान का साउथ सूडान का कैपिटल है जुबा। और एक इम्पोर्टेंट है, जो 2011 में साउथ सूडान सेपरेट हुआ था सूडान से। और जो बॉर्डर है वो भी इम्पोर्टेंट है, सूडान का बॉर्डर किस किस कंट्री के साथ आता है एक बार देख लीजिए, आप मैप में भी मिल जाएगा आपको। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो नॉर्थ में है, आप यहाँ पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, आपका वेस्ट पे है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। उसके बाद है इजिप्ट, उसके बाद लीबिया, चाद, साउथ सूडान, इथोपिया, इरिट्रिया एंड रेड सी। ये देखिए यहाँ पे रेड सी का पोर्शन दिखा जा रहा है, ये जो ब्लू कलर का है ये है रेड सी का पोर्शन। ये है रेड सी। ऊपर इधर पे है आपका नॉर्थ पे, ऊपर पे है आपका जो इजिप्ट है। हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाटर सिक्योरिटी इनिशिएटिव। तो वाटर को सिक्योरिटी के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए दोनों कंट्री के द्वारा बहुत सारा मतलब प्रोग्राम इनिशिएटिव लिया जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर डायलॉग में वाला बात हुआ था। तो सिर्फ याद रखिएगा आप लोग एग्जाम के पर्सपेक्टिव में, जो टेक्निकल AIWASI जो है वो वाटर का इनिशिएटिव है, वाटर प्रोजेक्ट है एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, इसमें टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होगा ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में। फास्ट भारत गौरव ट्रेन, जो इस थीम में पहला ट्रेन, जो प्राइवेट ट्रेन है, तो पहले उस ट्रेन का नाम है आपका साउथ स्टार। इसका का पहला जो जर्नी और स्टार्ट हो गया है कॉम्बेटर से लेके साईनगर सिद्धि तक। ये एक सावधान रेलवे कोच है जो एक प्राइवेट प्लेयर के द्वारा चलाया जा रहा है। तो भारत गौरव ट्रेन क्या है, इन नवंबर 2021 इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया था इस भारत गौरव थीम बेस्ड ट्रेन। इसका गोल है कि भारत का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है एंड जो बहुत खूबसूरत हिस्टोरिकल साइट्स है उनका दर्शन कराना। फीचर्स ऑफ द ट्रेन्स आर, फीचर ऑफ ट्रेन सर्विसेज आर, तो उसमें एक डॉक्टर, वन डॉक्टर विल बी ऑन बोर्ड इन केस ऑफ इमरजेंसी। उसके बाद प्राइवेट सिक्योरिटी हैज़ बीन एंगेज्ड, तो बहुत सारा फैसिलिटी दिया गया है। देयर विल बी electrician, air conditioning mechanics, and fire safety officers on board to keep passengers engaged during the journey. The coaches are equipped with high bass sounding speakers and on all rail रेडियो जो की भी रहेगा। उसके बाद स्पीकर भी सिस्टम है हाई बास साउंडिंग, लोगों के लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है। और अगला विषय है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ऑर्गेनाइजेस नेशनल वर्कशॉप और डैम सेफ्टी। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज हुआ है आपका डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर है जो दिल्ली पे हुआ पे। तो डैम सेफ्टी जो एक्ट है, ये वाला एक्ट को लागू किया गया था 30 दिसंबर 2021 को। इस एक्ट का काम है कि सर्विलेंस करना, इंस्पेक्शन करना, मेंटेनेंस करना उन दामों को, और मतलब दाम कैसे, मतलब जो दाम बाद बनाया जाता है फ्लड को रोकने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उनको नज़र रखना ही बोल सकते हैं। डैम सेफ्टी एक्ट 2021।
तो इंडिया का कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देख लेते हैं, अबाउट द डैम्स इन इंडिया। तो भारत में कुल मिला के 5,334 डैम्स है, और अभी 411 डैम्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी का हाल ही का रिपोर्ट है, पूरा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, पुराना डाटा नहीं है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डैम्स इन इंडिया आर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 2,394 डैम्स है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश। देखिए सेकंड पोजीशन में है मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश में सिर्फ 906 डैम्स है। उसके बाद थर्ड पोजीशन है गुजरात का 632 डैम्स। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव में सारा फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 80% ऑफ इंडियन डैम्स हैव बीन एक्सीडेड 25 years of age and over 227 dams exited 100 years। तो 80% जो डैम है भारत का डैम्स में, उनमें से मतलब 25 ईयर्स के ऊपर का है, एज हो चुका है उनका, और 227 ऐसा डैम है जो 100 ईयर्स क्रॉस कर लिया है। तो कुछ डैम्स, इंपॉर्टेंट डैम्स जो भारत का, तेहरी डैम जो उत्तराखंड में है भागीरथी रिवर के ऊपर, ये सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा डैम है। इट इज विथ ए हाइट ऑफ 260.5 मीटर। तो पहला जो सबसे ऊंचा डैम है वो है तेहरी डैम, उत्तराखंड में है। उसके बाद दूसरा पोजीशन में है बाकरा नंगल डैम, जो हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है, और यह है सतलाज, शतद्रु रिवर के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है हीराकुड डैम, उड़ीसा का, वो महानदी रिवर के ऊपर स्थित है। और ये वाला हीराकुड डैम जो है वो सबसे लंबा डैम है, सबसे लंबा बांध है हीराकुड बांध, और इसका जो लेंथ है वो है 25.79 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। कालानाई डैम है तमिलनाडु पे, ये सबसे पुराना डैम है, वो कावेरी रिवर के ऊपर है। उसके बाद है इंदिरा सागर डैम, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा रिवर के ऊपर। यह सबसे लार्जेस्ट डैम है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर्ड इन द रिजर्वर, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा पानी रहता है रिजर्वर में। इसका जो रिजर्वर है सबसे ज़्यादा पानी है इसमें। तो इंदिरा सागर भी इम्पोर्टेंट है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर के ऊपर, तो सबसे ज़्यादा पानी रहता है इस रिजर्वर में। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट वो है नागार्जुना सागर डैम, जो कि तेलंगाना में स्थित है, और कृष्णा रिवर के ऊपर है ये डैम, और ये लार्जेस्ट मैन मेड लेक इन द वर्ल्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो फैक्ट दिया गया है आप लोगों के लिए, टोटल कुल मिला के तीन 6 डैम से, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन सागर डैम है वो मैन मेड है, लेक है, एक सबसे बड़ा है मैन मेड लेक पूरा दुनिया में। तेहरी डैम भारत का सबसे ऊंचा डैम, सेकंड ऊंचाई में से भाकरा नंगल डैम। उसके बाद हीराकुड डैम है जो उड़ीसा में स्थित है, सबसे लॉन्गेस्ट है, लंबाई में सबसे लंबा। और कल्लानाई डैम जो है आपका तमिलनाडु का, वो सबसे ओल्डेस्ट है। और इंदिरा सागर जो है वो पानी सबसे ज़्यादा रखता है अपना रिजर्वर में। सभी इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला विषय है पीएम मोदी टुक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ 200 ईयर्स ऑफ मुंबई समाचार। ये देखिए मुंबई समाचार, मुंबई समाचार 1822 में एस्टेब्लिश हुआ था 5 जुलाई को बाई श्री फरदुनजी मर्जबान जी। एक फरासी लोग थे, मतलब पारसी लोग थे, जो पारस मतलब अभी का जो ईरान है वहाँ से आए थे। जैसे कि हमारा टाटा फैमिली जो थे, जमशेदजी जी का फैमिली या स्मृति ईरानी का फैमिली, और लोग भी पारसी है। स्मृति ईरानी नहीं, स्मृति ईरानी का पति, उनका फैमिली जो है वो लोग भी पारसी है। और हमारा जो 1971 का वार हुआ था पाकिस्तान के साथ, मतलब बांग्लादेश को जब रिकॉग्नाइज किया गया था, तभी जो हमारा मानिक शाह जी थे इंडिया का आर्मी का चीफ, वो भी पारसी थे। तो बहुत सारा अवदान है पारसी लोगों का भारत में। तो हमारा अगला विषय लेक सवा, इराक, जो इराक में स्थित है, वो सूख जा रहा है पानी के अभाव में। तो इराक का कैपिटल है बगदाद, वो ईरान के पास स्थित है। और मिडिल ईस्टर्न कंट्री जो है, मिडिल ईस्ट का पूरा ऊपर पे ही आता है,
और इराक के साथ ही देखिए आपका पानी भी लगता है, कुवैत है, और साथ में आपका इराक। तो इराक अब जो पर्शियन गल्फ है उसको टच करता है। और आप लोगों को तो याद होगा इराक और कुवैत का एक लड़ाई हुआ था जिसके ऊपर एक फिल्म भी था, एयरलिफ्ट। अगर आप लोगों ने देख रखा है तो पता होगा उसके बारे में क्या हुआ था उस टाइम पे। बहुत सारे इंडियन फंस गए थे कुवैत पे। तो कुवैत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। कुवैत का कैपिटल है बगदाद, करेंसी है इराकी दिनार, और प्रेसिडेंट है बहराम शलीक, प्राइम मिनिस्टर है मुस्तफ़ा अल कादिमी। तो उसका उनका जो गवर्नमेंट है वो फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। और उनमें से कुछ पुअरेस्ट जो प्रोविंस है वो है मुथाना, उसके बाद आपका बर्शा इज अमंग द पुअरेस्ट। तो सुन्नी सिया सुन्नी का लड़ाई चलते हैं इसमें इस जगह पे। तो जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में ईरान का बॉर्डर किस किस कंट्री से आता है देखिए। उधर आपका तुर्की है, सीरिया से भी बॉर्डर आता है, आप लोग मैं मार्क करके जाता हूँ। ये देखिए तुर्की से बॉर्डर आता है, ईरान से बॉर्डर आता है, सीरिया से बॉर्डर आता है, यहाँ पे देखिए जॉर्डान से बॉर्डर आता है। मैंने ऐसा इमेज आपके लिए कटा है कि यहाँ पे सऊदी अरब से बॉर्डर आता है, यहाँ पे आपका कुवैत से बॉर्डर आता है। ये है पर्शियन गल्फ। पर्शियन मतलब ईरान का पहला जो नाम था वो पर्शिया था, ईरान बाद में हुआ है नाम, पहले इसे ईरान कहा जाता था। जैसे कि मतलब बे ऑफ बंगाल जैसा होता है, तो बंगाल का नीचे का घाटी को क्या कहते हैं, बंगाल की घाटी। ऐसे ही मतलब ईरान का नीचे का, ईरान नहीं था पारस था, पारस का नीचे का घाटी पारस का घाटी मतलब पार्शियन गल्फ। तो अगर बंगाल का नाम आप पकड़ लीजिए, आप बंगाल का नाम चेंज हो गया है, कुछ ममता बनर्जी नगर या रविंद्रनाथ ठाकुर नगर हो गया है, कुछ भी चेंज हो गया है वेस्ट बंगाल का नाम, बंगाल का नाम, तो क्या उसका खाड़ी जो नीचे था बे ऑफ बंगाल वो भी चेंज हो जाएगा क्या? वो तो नहीं चेंज होगा, वो वही बे ऑफ बंगाल ही रहेगा। वो इंटरनेशनल रूल पे आता है, चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है इसको। तो ऐसे ही जो गल्फ है उसका नाम अभी भी पर्शियन गल्फ ही है। ठीक है, हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। मैंगो फेस्टिवल जो चल रहा है बहरीन में, तो इसमें सबसे मज़ेदार बात है कि भारत की तरफ से मतलब 34 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो गए हैं सिर्फ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी और उड़ीसा से। ठीक है, और बहरीन कहाँ पे स्थित है, मिडिल ईस्टर्न कंट्री है ये। तो कुछ मैंगो का वैरायटी भी यहाँ पे दिया गया है, अब देखिए। जैसे कि अल्फांसो, केसर, तोतापुरी, बंगनपल्ली, ये मेजर एक्सपोर्ट होता है भारत से। मैंगो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू कंट्रीज, भारत किस किस कंट्री को मैंगो एक्सपोर्ट करता है, यूएई को करता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जहाँ पे दुबई स्थित है। तो उसके बाद बहरीन को करता है, यूके को करता है, यूनाइटेड किंगडम, कतार को करता है, ओमान को करता है, कुवैत को करता है, यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन, यूके अलग है, यूरोपियन यूनियन पे नहीं आता है क्योंकि ब्रेक्सिट हो गया था। उसके बाद यूएस को भी करता है, जापान को भी करता है, साउथ कोरिया को भी करता है। तो भारत से मतलब बहुत कंट्री में मैंगो एक्सपोर्ट होता है। हमारा अगला विषय जो है वही ऑल इंडिया रेडियो हैज़ बीन वोटेड द मोस्ट ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। तो ये वाला लिस्ट आप लोग एक बार देखिए। पहला जो रैंक है वो मिला है टाइम्स ऑफ इंडिया को, दूसरा रैंक मिला है आपका ऑल इंडिया रेडियो को, तीसरा रैंक मिला है आपका इकोनॉमिक टाइम्स को। और एक बात यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो ये इंडिया ई बुक की तरफ से आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स लेके आते हैं, वीकली करंट अफेयर्स, हम लोग स्पेशली द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, डीडी न्यूज़ या राज्यसभा टीवी जो है संसद टीवी, वो फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ट्रस्टेड सोर्स है सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है टाइम्स ऑफ इंडिया 75%। उसके बाद है आपका ऑल इंडिया रेडियो का पोजीशन, उसके बाद इकोनॉमिक टाइम्स, उसके बाद है फोर्थ पोजीशन पे डीडी न्यूज़, उसके बाद है हिंदुस्तान टाइम्स, उसके बाद है बीबीसी न्यूज़, उसके बाद है द इंडियन एक्सप्रेस, उसके बाद है द हिंदू, उसके बाद है एनडीटीवी जो चैनल आता है, टीवी का चैनल है एनडीटीवी, वो भी प्रिंट टीवी में भी, टेलीविज़न में भी आता है, और डिजिटल मीडिया भी है उन लोगों का। उसके बाद है इंडिया टुडे, जो आज तक वाला ग्रुप है वही इंडिया टुडे। उसके बाद है सीएनएन,
उसके बाद रीजनल एंड लोकल न्यूज़पेपर जो है, उसके बाद है द प्रिंट, उसके बाद रिपब्लिक टीवी, उसके बाद है द OIR। तो हम लोग मेजर ऊपर वाला 5 ही फॉलो करते हैं, हिंदुस्तान टाइम तक और राज्यसभा टीवी मतलब अभी संसद टीवी जो है वो फॉलो करते हैं। तो मोस्ट ट्रस्टेड इंडियन न्यूज़ ब्रांड में ऑल इंडिया रेडियो एंड डीडी न्यूज़ जो टीवी चैनल है डीडी न्यूज़, और ऑल इंडिया रेडियो वो भी मतलब मीडिया ऑर्गेनाइजर है, वो रेडियो का सर्विस देता है ऑल इंडिया रेडियो। दोनों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस 72% एंड 71% ऑफ ट्रस्ट के मामले में बहुत अच्छा। और ये वाला सुनिए, और एक इम्पोर्टेंट बात है इस न्यूज़ को लेके, इसको मतलब पब्लिश किया गया है रियूटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसे कहते हैं डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2022। रियूटर इंस्टीट्यूट जो है एक यूके बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा ही ये रिपोर्ट पेश किया गया है। डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट कहते हैं इसको, और इसको पेश किया गया है रियूटर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक है, याद रखना। अभी हम देखेंगे एमएसपी। तो एमएसपी के बारे में कुछ बात, इनिशियल जो बात है आप लोगों को पता होगा, 23 क्रॉप्स में मिलता है भारत में एमएसपी। इनमें से 22 है जो है आपका डायरेक्ट एमएसपी मिलता है, और बाकी एक क्रॉप जो है शुगर केन, उसके लिए अलग सा सिस्टम है, उसको एफआरएफ कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ याद रखना है 23 प्रोडक्ट्स में एमएसपी मिलता है। इनमें से 4 कॉमर्शियल क्रॉप से, 7 क्रिल्स से, क्रिल्स मतलब वो सब जो चीज़ आप लोग मतलब भात चावल जैसा चीज़, चावल व्हीट सब, 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस और दाल वाला चीज़, 7 टाइप्स ऑफ ऑयल सीड्स। तो सभी के नाम आप लोग याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमर्शियल क्रॉप में आता है कॉटन, शुगर केन, कपरा एंड रॉ जूट, और क्रिल्स में आता है पेडी, व्हीट, माइस, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ली। पल्सेस में आता है चना, अड़हर या तोड़, उड़द, मूंग एंड मसूर। ऑयल सीड में आता है आपका रेपसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, उसके बाद आता है सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसामुम, सेफ्लावर, नाइजर सीड। तो टोटल 23 क्रॉप से अभी गवर्नमेंट ने जो एमएसपी पेश किया है और 14 खरीफ क्रॉप्स के लिए है। यहाँ पे आपका रेट दिया गया है, एक बार देख लीजिए। पेडी कॉमन 2040 रेट है, एमएसपी है। ज्वार 2970 है, सभी क्विंटल का रेट है, मतलब केजी के आकार में हुआ तो 20.40 होगा पेडी धान का, ठीक है, 20.40, 20 रुपीज़ 40 पैसा होगा, वही सभी मतलब क्विंटल का रेट है। उसके बाद ज्वार है, बजरा है, रागी है, सभी का एमएसपी दिया गया है, नया एमएसपी गवर्नमेंट के इंडिया के द्वारा। तो आप एमएसपी में क्या क्या प्रोडक्ट आता है, कितना कॉमर्शियल है, कॉमर्शियल 4 है, 7 क्रियल से, 5 पल्सेस से, 7 ऑयल सीड से, तो ये याद रखना है। और साथ में एक चीज़ 22 है आपका नॉर्मल एमएसपी, और शुगर केन के लिए अलग ही स्कीम है। शुगर केन के लिए आपका एफआरएफ पॉलिसी लागू होता है, ठीक है, यही याद रखना है आपको। अगला जो विषय है सबसे बड़ा लिटरेसी फेस्टिवल, जो कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश का शिमला में हुआ है, और इसका नाम है उन्मेष। तो इसमें 1000 से ज़्यादा बुक मतलब होस्ट किया गया है इसमें, फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, और है मतलब बिगेस्ट इंटरनेशनल लिटरेसी फेस्टिवल है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जो है हमारा कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा इसका इनॉग्रेशन हुआ है। 3 दिन का एक फेस्टिवल होगा, 16 जून से 19 जून तक, 16 से 18 जून तक। तो हमारे साइंटिस्ट हैव न्यूली डेवलप्ड अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म्स। तो ये वाला जो कारनामा क्या है, द इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी IASTT गुवाहाटी का साइंटिस्ट लोगों ने। द फिल्म्स कॉन्सिस्ट 2 ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो इनमें से एक है बोबाइन सेराम एल्बुमिन, BSA कहा जाता है इसको, और एक है लाइसोजम। द रिसर्च ग्रुप यूज द टेक्निक कॉल्ड लैंगमुइर
ब्लॉट गेट, LB टेक्निक कहा जाता है इसको। ये देखिए इमेज में एक नैनो प्रोटीन जैसा अल्ट्रा थिन हाइट हेटेरोप्रोटीन फिल्म से ये। रशिया हैज़ बिकम इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। तो हाल ही में रशिया ने ऑफर भी किया था, जब युद्ध चल रहा था रशिया यूक्रेन के बीच शुरू हुआ था, तभी जब रशिया के ऊपर बहुत सारा सैंक्शन लगाया गया यूएसए के, रशिया ने भारत को डिस्काउंट में तेल देने देने के लिए मतलब दिया था। तो इसके वजह से ये बहुत सारा इंपोर्ट बढ़ गया था रशिया से, तभी रशिया सेकंड लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है भारत का। हमारा अगला विषय है चाइना ब्लॉक्स। चाइना ने फिर से वेटो कर दिया है यूएनएससी पे। जो इंडिया और यूएसए ने एक रिजोल्यूशन पेश किया था, पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट है अब्दुल रहमान मक्की को डिक्लेयर करना चाहते थे एज ग्लोबल टेररिस्ट, लेकिन उनका रिजोल्यूशन को वेटो कर दिया है फिर से चाइना ने। चाइना ऐसा ही करता है, और उससे पहले भी मतलब बहुत सारे टेररिस्ट को ऐसे पाकिस्तान के टेररिस्ट को चाइना सेव करता रहा है। ये देखिए आपका जो इमेज दिखाता हूँ यही है हमारा जो अब्दुल रहमान मक्की है, यूएन का बैठक चल रहा है। हमारा अभी अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। गुजरात हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च बालिका पंचायत। तो बालिका पंचायत लड़की लोगों के लिए एक पंचायत जैसा सिस्टम होता है, जैसे गांव में पंचायत होता है। तो पहला पंचायत कहाँ पे है? बालिका पंचायत भारत का कहाँ पे है? गुजरात पे है। 4 विलेजेस में स्टार्ट हुआ है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का 1 ईयर पहले। तो वो 4 जो विलेज था वो था कुनारिया, मस्का, मोटागांव एंड भेटसर। ठीक है, तो और इससे रिलेटेड और एक लिंक कर लीजिए आप। तो ये वाला है बालिका पंचायत। तो भारत में पहली बार पंचायत कब आया? पॉलिटी से रिलेट कीजिए इस टॉपिक को। तो पंचायत जो है पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत का प्रावधान नहीं था, तो पंचायत को 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके लिए आपका 11 शेड्यूल बनाया गया था। ठीक है, तो पहली बार भारत में पंचायत का शुरुआत हुआ था राजस्थान में। राजस्थान का कहाँ पे? नागौर पे। ठीक है, और भी इसका डेट भी इजी है, याद रख पाएंगे आप। गांधी जी का जन्मदिन था 2 अक्टूबर में शुरू हुआ था नागौर में विलेज पंचायत, पहली जो पंचायत सिस्टम है। और अभी यह अब इस न्यूज़ का जो टॉपिक है वो पहली बालिका पंचायत है। यह बालिका पंचायत कहाँ से शुरू हुआ है? गुजरात से। ठीक है, तो 4 विलेज से शुरू हुआ था कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। कच्छ डिस्ट्रिक्ट याद रखने से आपको हो जाएगा। और ये जो पंचायत है लड़की लोगों का, इसमें जो लड़की लोगों का एज है वो है 11 से लेके 21 तक। तो ये किस लिए बनाया गया है? ये एक इनिशिएटिव है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट एंड गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। उसके बाद और भी इनिशिएटिव लेंगे तो प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स, इसके लिए ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर एज लिमिट फॉर अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम फ्रॉम 21 to 23। मैंने आपको पहली बार भी बता दिया था कि ऐसा जो पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ था इसके लिए इसका इंक्रीज किया गया है, 21 से 23 किया है एज लिमिट। तो हमारा अगला विषय की ओर बढ़ते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी का एडिशन है उनमें भारत का रैंक आया है 3rd ग्लोबली। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो एडिशन होता है आप लोग समझ जाएंगे मैं बोलता हूँ। तो पहला पोजीशन जो है वो चाइना का है। चाइना ने इस साल रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो एडिशन है, एडिशन पूरा टोटल नहीं, एडिशन किया है सिर्फ 136 गीगावाट। ठीक है, गीगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी का कैपेसिटी होता है गीगावाट। और यूएसए सेकंड पोजीशन में आया है। यूएसए ने ऐड किया है 43 गीगावाट, और भारत के तरफ से ऐड हुआ है हमारा 15.4 गीगावाट। ये एडिशन है। एडिशन के मामले में भारत तीसरा स्थान। ठीक है, तो अगला विषय यहाँ पे हमारा आज का इंडिया बुक्स का जो करंट अफेयर्स का कक्षा है, कक्षा समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वाला कक्षा आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा
और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे पूरे के पूरे हफ्ते पे। तो इंडिया ई बुक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली गॉड ब्लेस यू ऑल।